स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया चैप्टर, स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो क्या ऐसा मेथड है जिससे हम फूड प्रोडक्शन रेट को बढ़ा सकते हैं, वो हम सारी चीजें इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या क्या मेथड्स हैं जो डिफरेंट फूड टाइप्स प्रोडक्शंस में इंक्रीज किए जाते हैं मेथड, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया या फिर कोई फार्मिंग की जा रही है तो किस तरह से पहली बार दुनिया में फार्मिंग के लिए नए मेथड्स आना चालू हुए, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे बड़े रिवॉल्यूशन हुए, ठीक, और जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन किया गया फिश के केस के लिए। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज कैसे की गई, किस चीजों को ध्यान में देते हुए की गई, हम सारी की सारी बातें इसी चैप्टर में करेंगे, स्ट्रेटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो बात करते हैं आज का अपना नया टॉपिक से, एनिमल हस्बेंड्री। तो दुनिया में अगर उससे पहले बोला जाए तो दुनिया में पूरा का पूरा 75% करीबन 70 to 75% लोग और एनिमल्स कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं चाइना और इंडिया में, ठीक है। अब इतनी बड़ी प्रजाति और इतना लार्ज डाइवर्स्ड वाला देश होने के बावजूद भी ये सिर्फ और सिर्फ ये एनिमल हस्बेंड्री और डिफरेंट टाइप्स के फूड प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन में सिर्फ और सिर्फ ओनली 25 से 30% ही पार्टिसिपेट करता है। तो मतलब इतनी बड़ी डेंस पॉपुलेशन और इतनी बड़ी डेंस कंट्री होने के बावजूद भी अगर ये सिर्फ इतने ही एकदम प्रोडक्शन रेट है इनका, तो फर्दर इन प्रोडक्शन रेट्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और दूसरे देशों ने कैसे बढ़ाया, उन्हीं सारी बातों को हम इस चैप्टर में एक एक करके पढ़ेंगे। वीडियो क्लियर है? एक बार इसको चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली क्लियर। चलो तो आप बात करते हैं, पहला हमारा टॉपिक इसी में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री एक टाइप का फार्मिंग ही है जिसमें हम लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग और उनकी प्रोडक्शन और उनकी टेकिंग केयर, इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं और उनकी फार्मिंग करते हैं। मतलब एक तरह से फार्मिंग होती है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के कैटल्स हो गए, ठीक है, जैसे कि गोट हो गया, सिप डियर हो गए, डियर मैं गलत बोल दिया, सिप हो गया, इसके बाद जस्ट बफेलोज हो गए और डिफरेंट टाइप्स के पोल्ट्रीज वाली बर्ड्स हो जाएंगी, हैंस हो जाएंगी, चिकन्स हो जाएंगे, फिशेस भी इसी के अंदर आएगी। तो इन सारी की टेकिंग केयर किस तरह से की जा सकती है, लाइफ स्टॉक्स की, और उनकी फर्दर ब्रीडिंग और प्रोडक्शंस किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, इन सभी के ऊपर हम एक एक करके मेथड्स, स्ट्रेटजीज जानेंगे ताकि जिससे इनका प्रोडक्शन रेट बढ़ सकता है। अब कोई बाद में जाके किसी का फ्यूचर हो, किसी का सोचना होगा कि मैं जाके बाद में एक हनी बी कीपर बनूंगा, मतलब एक ऐसा अपना खुद ही हनी बी फार्म एपीकल्चर करूंगा, तो वो कर सकता है, ठीक है। किसी को एक्वा कल्चर करना होगा तो वो एक्वा कल्चर फिशिंग मार्केट्स में जा सकता है, किसी को पोल्ट्री में जाना होगा तो पोल्ट्री में जा सकता है। तो आजकल ये फूड प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा डाइवर्स्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है इंडिया और चाइना जैसे बड़े देशों में। तो बात करते हैं या इसी में एनिमल हस्बेंड्री में अपना एक बेस्ट एग्जांपल लेकर के, जो कि होता है, ठीक है। उससे पहले एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए क्योंकि 25-30% ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो इसी में स्टार्ट करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारे लाइफ से डेली रिलेटेड है, और डेली है तो डेयरी, DARY, डेयरी फार्मिंग, ठीक है, डेयरी मैनेजमेंट या फिर डेयरी फार्मिंग बोल सकते हो। तो डेयरी फार्मिंग या डेयरी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स कैसे हम मतलब लॉन्च तो कर ही चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट, हम इसको कैसे अपना सकते हैं? देखो, डेयरी मैनेजमेंट यानी होता है कि हम किस तरीके से अपने कैटल्स का ध्यान रखते हैं और उनका किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ताकि हमारी मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स और मिल्क की प्रोडक्शन रेट बढ़े। तो डेयरी मैनेजमेंट में या फिर डेयरी फार्मिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है कि दैट हम किस तरीके से अपने ब्रीडिंग से एनिमल्स का इस्तेमाल करके हम अपनी प्रोडक्शन, मिल्क की प्रोडक्शन रेट बढ़ा सकते हैं। और ये सिर्फ मिल्क के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि क्या हो जाएगा, कर्ड हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, ठीक है।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में बहुत ज़्यादा लार्ज डेंस वेराइटीज़ के मिल्क प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों का हम किस तरह से एक तरीके से बोल सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं इसकी पूरी की पूरी ओवरऑल रेट। तो इसकी ओवरऑल रेट हम प्रूव कर सकते हैं एक फॉलोइंग मेथड्स के थ्रू। चलो तो बात करते हैं एक एक करके मेथड्स का। तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज ध्यान रखना है कि दूध कौन देता है? दूध निकालती है भैंस, ठीक है, काऊ। तो क्या हम इन्हीं जो कैटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका कैटल्स का इस्तेमाल हम हाई ब्रीडर कैटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या लो ब्रीडिंग कैटल्स का? तो ये चीज ये ध्यान रखना है। अगर हमें प्रोडक्शन रेट बढ़ाना है अपने मार्केट का, डेयरी फार्मिंग का, देन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे टाइप्स के ब्रीडिंग एनिमल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिनकी प्रोडक्टिविटी, मिल्क प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो। तो जैसे कि बफेलोज में कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि स्विस काऊ एक टाइप का बहुत लार्ज अमाउंट में या फिर लार्ज बोलोगे, लार्ज कैपिटल प्रोवाइड करती है लोगों को एकदम से अमीर बनाने के लिए भी बोला जाता है। कई देशों में तो बोलता है स्विस काऊ जिसके पास है वो अमीर है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है बोलने का ऐसा? क्योंकि स्विस काऊ एक नॉर्मल काऊ के मुकाबले काफी अच्छा क्वांटिटी में दूध प्रोवाइड करती है, मिल्क प्रोडक्शन करती है। अब इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ब्रीडिंग्स है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रीडिंग्स के या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ब्रीडिंग हाई ब्रीडिंग काउज का इस्तेमाल कर सकते हो, बफेलोज का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे जर्सी गाय, ठीक है। तो ऐसे जर्सी भैंस हो गया। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इससे फूड प्रोडक्शन रेट बढ़ सके। तो आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से अगर आप एक डेयरी फार्मिंग करना चाहते हो तो ये बात को पहले ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको फ्यूचर के रिलेटेड भी है। और दूसरी बात ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के से भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो चीज आती है जो आपकी डेयरी फार्मिंग को बहुत ज्यादा, डेयरी मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकती है, आपकी टेकिंग केयर। आपके जो कैटल्स हैं उनकी आप कैसे टेक केयर करते हो? आप उनको क्या टाइम टू टाइम वाटर प्रोडक्शन, वाटर प्रोवाइड कराते हो? ये भी एक बेटर फिल करता है उनकी रिक्वायरमेंट, मिल्क प्रोडक्शन रेट पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वाटर प्रॉपर मिलना चाहिए, साइंटिफिक मैनर में उनकी टेकिंग केयर करनी चाहिए। ये भी आ जाएगा कि कैसे उनके आजू बाजू एज क्लीननेस क्रिएट करना चाहिए, एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। और उन ब्रीडिंग्स वाली काउज या बफेलोज ज़्यादा स्टेबल होती हैं जो कि उन रेजिस्टेंस, मतलब डिसीज रेजिस्टेंस होती है एक टाइप की, जो फाइट कर सकती हैं डिसीज से। उन काउज और एक तरीके से बफेलोज का ज़्यादा ब्रीडिंग कैपेसिटी होती है नॉर्मल के मुकाबले, ठीक। तो यह भी एक टाइप का मैनेजमेंट हो जाएगा। इसके बाद आप उनकी कैसे टेकिंग केयर करते हो, उनकी हेल्थ के रिस्पेक्ट में। आप जो उनको होल्डर हैं, जो मतलब काउ होल्ड करते हैं या बफेलो होल्ड कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो उनकी किस तरह से हेल्थ की केयर की जा रही है। देखो, अगर इंसान बीमार है तो वो बीमारी अपने भैंस को भी फैलाएगा, अपने काउ को भी फैलाएगा। तो उनकी हेल्थीनेस और हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा बफेलो के टेक केयर का या फिर काउ टेक केयर का, उनका भी मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो इस तरीके से, और जहां भी बफेलो हो उनके प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्रॉपर ग्रास लैंडिंग एरिया होना चाहिए, या फिर ग्रास लैंडिंग एरिया ना रहे फिर भी उन्हें प्रॉपर अमाउंट में फूड प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, मतलब फूड प्रोवाइड किया जाना चाहिए एक तरीके से। तो ये सारी कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू फूड प्रोडक्शन रेट इंक्रीज किया जा सकता है, जैसे कि मिल्क यहाँ पास इंक्रीज किया जा सकता है। अब यहाँ पास एक और चीज आता है कि जो कैटल्स हैं उसकी देखभाल में कोई कमी ना रहे। चलो भाई, चलो ठीक है, चलो। तो इनकी प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि एज जानवर बीमार है वो अपने को नहीं पता चलता है, क्योंकि एज वो डॉक्टर को ही पता चलेगा, इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना भी जरूरी था। तो इसीलिए ये सारे मेथड्स का अगर यूज किया जाता है तो एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग किया जा सकता है, किसी भी के कारण, किसी कोई भी कर सकता है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में से कोई और एक नया टॉपिक, जैसे कि फिशिंग, ठीक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।